जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पढ़ाई में आप लोग एकदम मस्त होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे UPP का हो गया, RO का हो गया, तो आप लोग एकदम तैयारी में लगे रहिए। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और भारत में संवैधानिक विकास वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें आज ये दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरी क्लास में आज यहाँ पे हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1600 क्या है, चार्टर एक्ट 1726 क्या है, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट 1600। ठीक है, चार्टर एक्ट 1600 की जब बात आती है तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1599 में लंदन में एक कंपनी का गठन हुआ था, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। 1599 में लंदन के व्यापारियों द्वारा एक कंपनी का गठन किया गया था पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार करने के लिए। उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का पूरा नाम था। बाद में इसी को चल के हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, या जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसको हम व्यवहार में यूज करते हैं। लेकिन जो इसका गठन हुआ था वो 1599 में हुआ था। उसके बाद 31 दिसंबर सन 1600 को, उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री PM कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। 31 दिसंबर सन 1600 को इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। किसके द्वारा? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि जब कंपनी का गठन हो गया, कंपनी को एक अधिकार भी मिल गया 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का पूर्वी एशिया के देशों में, तो कंपनी का जो कार्यभार है वो कौन देखेगा, कंपनी पे नियंत्रण किसका होगा, ये सारी चीजें भी तो मैटर करती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और कंपनी को नियंत्रित करने के लिए और कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल, उसी को बोला जाता है, का गठन किया गया। ठीक है, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल में एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य थे। इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोला जाता है? इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नर और उसकी परिषद बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जब कंपनी का गठन हो गया, उसके बाद कंपनी को परमिशन भी मिल गया पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि जिस देश में कंपनी व्यापार कर रही है वहां पे सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी व्यापार करेगी। जिस देश से कंपनी आई है उस देश की कोई और कंपनी उस देश में व्यापार नहीं करेगी, अर्थात पूर्ण अधिकार जिस देश में व्यापार कर रही है ये कंपनी उसको मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। फिर कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कंपनी से रिगार्डिंग कि जो कंपनी का गठन हुआ था उसमें कितने भागीदार थे। तो दोस्तों, जब कंपनी का गठन हुआ था तो उस टाइम कंपनी में 217 भागीदार थे, और जो कंपनी की प्रारंभिक पूंजी थी वो 30,133 पाउंड थी। ठीक है, जो कंपनी की प्रारंभिक पूंजी थी वो 30,133 पाउंड थी। उसके बाद इसमें एक प्रावधान और किया गया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल है उसके जो सदस्य बनने की क्राइटेरिया होगी, तो कम से कम जो भी उसका सदस्य बनेगा वो 500 पाउंड का शेयर धारक उसको किसमें होना चाहिए? कंपनी में होना चाहिए। तो ये सारे जो प्रावधान किए गए थे वो चार्टर एक्ट यानी राजलेख सन 1600 में किए गए थे। तो इसमें हमने आप लोगों को क्या बताया? पहला बताया कि 1599 में कंपनी का गठन हुआ, फिर बताया कि 31 दिसंबर सन 1600 में कंपनी को एक अधिकार मिल गया। किसके द्वारा?
एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद बताया कि जो कंपनी पे नियंत्रण करने का कार्य था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसी को क्या बोला जाता था, निदेशक मंडल बोला जाता था, निदेशक मंडल बोला जाता था। इसमें कौन था, गवर्नर था, उप गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य थे। ये सारे लोग मिलकर कंपनी के प्रशासन को क्या करते थे, देखते थे। उसके बाद हमने बताया कि जो कंपनी की प्रारंभिक पूंजी थी वो 30,133 पाउंड थी और उसके बाद हमने बताया कि कंपनी में टोटल 217 भागीदार थे। उसके बाद हमने कंपनी का पूरा नाम बताया कि द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, कंपनी का पूरा नाम था। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और उसके बाद हमने आपको एक और चीज बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के सदस्य वही बन पाएंगे जो कंपनी में 500 पाउंड के क्या होंगे, शेयरधारक होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें किसमें की गई, चार्टर एक्ट सन 1600 में की गई थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1726। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1726। ठीक है, तो देखिए इसमें देखेंगे हम कि चार्टर एक्ट 1726 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन जो भी है वो जानने वाली चीज़ें दी गई। सबसे पहले क्या था कि जैसे उस टाइम प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जैसे आज के टाइम में प्रांत है, मतलब राज्य है, उस टाइम में प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो उस टाइम कलकत्ता, मद्रास और बम्बई ये सारी प्रेसिडेंसियाँ थी। तो उसमें इसमें बताया गया कि जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी है, जैसे ये यहाँ पे बम्बई था, ये मान लीजिए साउथ इंडिया का ये मैप है पूरा, ऐसे साउथ इंडिया का। तो यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पे कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी। तो इस चार्टर एक्ट 1726 में बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को नियम या विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किसके परिप्रेक्ष्य में, कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब बात आती है कि इससे पहले यह शक्ति किसके पास थी, कंपनी को नियंत्रित करने की शक्ति या मतलब जो भी विधि बनाने की शक्ति थी, तो इससे पहले किसके पास थी। तो मेरे भाई मैं बता चुका हूं कि इससे पहले यह शक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के पास में थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1726 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी तीनों के जो राज्यपाल थे यानी गवर्नर थे और उनकी जो परिषद थी उसको विधि बनाने की क्या कर दी गई, शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले यह शक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के पास में थी, जो कि इंग्लैंड में स्थित था। तो यह चार्टर एक्ट 1726 में इतना बताया गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन विगत वर्षों के जो एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्ट से उठाए गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस एक्ट में क्या है, जानने लायक है। तो ठीक है, आइए उन सब चीजों को हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट को लाने की जरूरत कैसे पड़ी और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम शुरू करते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसको हम यहां पे देखते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से घटनाक्रम हुए जो उत्तरदायी हुए इस एक्ट को लाने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या था कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी का जो
गवर्नर था, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इन दोनों के बीच में हुआ था युद्ध। उसमें क्या हुआ? कंपनी विजयी हुई। उसके बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें भी कंपनी क्या हुई? विजयी हुई। और जब कंपनी को विजय हासिल हुआ 1764 बक्सर के युद्ध में, तो कंपनी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी युद्ध होता है तो उसकी समाप्ति किसी न किसी संधि के तहत होती है। यही वजह थी कि 1765 में जब बंगाल का नवाब बक्सर का युद्ध हार गया 1764 में, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत कंपनी और बंगाल का जो नवाब था उस टाइम शाह आलम द्वितीय था, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई। उसी संधि को हम इलाहाबाद की संधि का नाम देते हैं। और इस संधि में प्रावधान ये किया गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो प्रांत थे, इनकी जो दीवानी का अधिकार था, अर्थात राजस्व को एकत्रित करने का जो अधिकार था, वो कंपनी के पास चला गया। और प्रशासनिक अधिकार, अर्थात जनता से रिलेटेड जो भी अधिकार थे, प्रशासन से रिलेटेड जो भी अधिकार थे, वो किसके पास थे? बंगाल के नवाब के पास रह गए। ठीक है, तो यहां पे कौन कौन से घटनाक्रम हुए? ठीक है, पहला बार क्या हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, प्लासी बक्सर। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, जब संधि हो गई तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों की जो दीवानी थी वो कंपनी को प्राप्त हो गई। अर्थात राजस्व अधिकार जो था वो कंपनी को, और जो प्रशासन का अधिकार था, यानी शासन करने का जो अधिकार था, वो नवाब के पास चला गया। ठीक है, वो किसके पास चला गया? नवाब के पास चला गया। अब यहां पे हुआ क्या? कंपनी के पास क्या आ गया? दीवानी अधिकार, अर्थात जो भी राजस्व को इन प्रांतों से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो भी राजस्व को एकत्रित करने का और उसका लेन देन का जो कार्य होता था, वो कौन करता था? तो कंपनी करती थी। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दीवानी अधिकार कोई और चला रहा है और प्रशासनिक अधिकार कोई और चला रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो शासन है वो दो भागों में बटा हुआ है। तो यहीं पे हम क्या बोलते हैं कि 1765 में ही द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। दोहरा शासन यहाँ पे आप खुद देखिए, दीवानी अधिकार किसी और के पास है, यानी कंपनी के पास है, और प्रशासनिक अधिकार किसके पास है? नवाब के पास है। तो यहीं से, और द्वैध शासन को लागू कौन किया था? तो क्लाइव ने लागू किया था। ठीक है, क्लाइव ने लागू किया था द्वैध शासन को। तो यहां पे जब द्वैध शासन लागू हुआ और कंपनी को राजस्व का जो कार्य था वो मिल गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बावजूद, राजस्व अधिकार मिलने के बावजूद भी कंपनी को उस साल घाटा हुआ है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीजन ये था कि कंपनी में जो भी कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्हें बस अपने हितों की रक्षा करनी थी। ठीक है, तो कंपनी में जो भी कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इस वजह से कंपनी को क्या हुआ? घाटा हुआ। और जब कंपनी को घाटा हुआ तो कंपनी को पूंजी की कमी होने लगी और कंपनी निवेश नहीं कर पा रही थी। तो निवेश करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि ब्रिटेन के सरकार से लोन की मांग की। कंपनी ने क्या किया? ब्रिटेन के सरकार से लोन की मांग किसने किया? कंपनी ने किया। जब लोन की मांग की गई तो उस टाइम जो ब्रिटेन में सरकार थी वो नॉर्थ की सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ था उनका नाम। ठीक है, नॉर्थ की सरकार थी। तो नॉर्थ ने सोचा कि यार राजस्व एकत्रण और राजस्व से संबंधित जो भी मैटर है वो खुद कंपनी देख रही है, 3 प्रांतों का राजस्व वसूल रही है कंपनी, इसके बाद भी कंपनी को घाटा हो गया। तो फिर नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई। ठीक है, और गुप्त समिति से सिफारिश की कि आखिर चेक किया जाए और पता लगाया जाए कि आखिर क्या वजह है कि इतना सारा अधिकार होते हुए भी कंपनी को घाटा हुआ है। ठीक है, तो क्या किया? नॉर्थ के द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर कंपनी के कार्यों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से क्या किया गया?
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। रेगुलेटिंग का अर्थ ही होता है नियंत्रित करना, किसी भी चीज को क्या करना, नियंत्रित करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात ये भारत में और ब्रिटेन में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। अब इसके प्रावधान क्या क्या किए गए, ये तो लाने का कारण हो गया कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो अब उस चीज को हम देखेंगे कि इसमें प्रावधान क्या क्या थे। इसमें देखिए प्रावधान देखेंगे हम कि प्रावधान इस एक्ट में क्या क्या किया गया था। तो जब प्रावधान की बात आती है तो इसमें पहला काम यह किया गया कि ये जो कलकत्ता अर्थात जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उसका जो गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कलकत्ता अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में ही बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को ला दिया गया। मतलब कि ये जो विधि बनाएगी वही विधियां इस पे लागू की जाएंगी। अर्थात बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया है। क्योंकि जब किसी इसमें क्या हुआ कि गवर्नर था पहले तो बस बंगाल तक का क्षेत्र देखता था, ये गवर्नर जनरल बन गया मतलब ये तीनों क्षेत्र देखेगा। अर्थात उसकी शक्तियों में क्या हो गया, इजाफा हो गया, उसके शक्तियों में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो यहां पे क्या हम देखते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम क्या देख रहे हैं कि एक गवर्नर जनरल के अंडर में इन दोनों को लाया जा रहा है। देखिए यहां पे पूरी शक्तियां दोनों प्रेसिडेंसियों से नहीं छीनी गई थी, कुछ शक्तियों में अधिकार दिया गया था कि यह सर्वोच्च होगी। ऐसा नहीं है कि इनकी सारी शक्तियां वापस ले ली गई थी और इनकी सारी शक्तियां वापस ले ली गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ कि जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये किसके ऊपर कार्य करेगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। यानी शक्ति का क्या हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है। शक्ति क्या हो रहा है, एक लोग के हाथ में दी जा रही है। अर्थात शक्ति का क्या हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है। अर्थात पावर का क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो इस वजह से हम मानते हैं कि जो केंद्रीकरण की शुरुआत हुई वो इसी एक्ट के प्रावधानों के तहत मानी जाती है। केंद्रीकरण की जो शुरुआत की है वो यहीं से मानी जाती है, केंद्रीकरण की शुरुआत। तो ये दो चीजें निकल के आई। अब जिस टाइम गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, उस टाइम बंगाल का जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, उस टाइम था। तो देखिए हुआ क्या कि यहां पे ये पहले गवर्नर था, फिर इसी को, इसकी पावर बढ़ा के और इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहां पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो उसका भी जवाब क्या होगा कि वारेन हेस्टिंग था। और पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी उसका भी जवाब क्या होगा, वारेन हेस्टिंग होगा। क्योंकि देखो गवर्नर का जब पद समाप्त किया गया तो यही था, और गवर्नर जनरल का जब पद बनाया गया तो भी यही था। अर्थात बंगाल का अंतिम गवर्नर की अगर बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग ही होगा, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो कौन होगा, वारेन हेस्टिंग ही होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हम देख रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल है उसका कार्य क्षेत्र क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। चूंकि गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया, तो इसका कार्य क्षेत्र क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जब इसका कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है तो इसे लोगों की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका जो क्षेत्र छोटा था तो ये अपना काम स्वयं देख लेता था। लेकिन जब क्षेत्र बड़ा हो गया है तो उसको मैनेज करने के लिए, उस सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए इसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो गवर्नर
गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अगला प्रावधान क्या किया गया? 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। किस चीज के लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब कभी कभी पूछता है कि आखिर वो 4 सदस्यीय जो परिषद का गठन किया गया था उसमें कौन कौन 4 सदस्य थे? ठीक है, उसमें कौन कौन से 4 सदस्य थे? तो वहां पे एक नाम आता है फिलिप फ्रांसिस का, उसके बाद मानसन का, उसके बाद क्लेवेरिंग था एक, क्लेवेरिंग का, और उसके बाद एक बर्नैल था। ठीक है, ये 4 लोग उसकी परिषद के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, तो ये बातें हो गई किस चीज के लिए? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के संबंध में। ठीक है, अब बात ये आई कि जब अगर कोई भी नियम को ये लोग पास कर रहे हैं, कोई नियम को गवर्नर जनरल इन लोगों के समक्ष रख रहा है, तो निर्णय कैसे किया जाएगा? सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 है। तो जो निर्णय का आधार बताया गया वो बताया गया कि जो भी नियम कानून बनाया जाएगा वो बहुमत के आधार पर उस पर निर्णय लिया जाएगा। अर्थात कि अगर 4 सदस्यों की संख्या है तो 3 वोट एक तरफ हो जाएगा और 1 वोट एक तरफ, या तो चारों वोट एक ही तरफ, तो बहुमत के आधार पे क्या होगा? निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, फिर बात यहां पे आई कि एक कंडीशन ये भी एराइज हुई कि अगर मान लीजिए कि कभी वोटिंग 2-2 हो जाती है, 4 लोग हैं तो कभी वोटिंग अगर 2-2 हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए, ऐसे तो जनरली गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अगर जब वोटिंग बराबर हो जाएगी तो उस कंडीशन में गवर्नर जनरल को वोट करने का अधिकार था, और गवर्नर जनरल का वोट निर्णायक वोट होता था उस टाइम। ठीक है, जब वोट कब हो जाए? जब मत बराबर हो जाए। तो ये चीजें हुई। और एक चीज और इसमें आती है कि जो भी गवर्नर जनरल था इसके पास कोई वीटो पावर नहीं थी, अर्थात वीटो पावर नहीं थे। ये वीटो पावर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कोई कानून पास कर दिया गया तो अगर वीटो पावर जिसके पास होगा तो वो चाहेगा तो पूरा रद्द कर सकता है उसको, लेकिन गवर्नर जनरल के पास कानून लाने का अधिकार तो था, कानून लाने का अधिकार था और उन पे इन लोगों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन गवर्नर जनरल को उस कानून को नष्ट करने या रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था। इसी को हम क्या बोलते हैं? वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हुई? गवर्नर जनरल के रिगार्डिंग हो गई। और फिर आगे क्या होता है कि 1773 में जो ये एक्ट आया था, इसी एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो अगला प्रावधान क्या हो गया? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, यहीं से हम देख रहे हैं केंद्रीकरण की शुरुआत कहां से हो रही है? यहीं से हो रही है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है, तो परिषद कौन सा कार्य कर रही है? ठीक है, परिषद क्या कार्य कर रही है? गवर्नर जनरल कोई क्या रहा है? रूल ला रहा है, उसको परिषद क्या कर रही है? पास कर रही है मत देके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यानी विधियों को बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे विधायिका का भी कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब वो नियम बन जा रहा है तो उसका उस पे फॉलो भी किया जा रहा है, तो कार्यपालिका का जो उदय है ना वो भी यहीं से माना जाता है। ठीक है, कार्यपालिका का जो उदय है वो भी यहीं से माना जाता है। कहां से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रावधान क्या बताए हैं? सुप्रीम कोर्ट 1774 में। कहां पे? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। यहां पे क्या हुआ? विवाद की स्थिति बार बार आ रही थी कंपनी के बीच में और नवाब के बीच में।
या अदर लोगों के बीच में जब विवाद की स्थिति बार बार आ रही थी, तो उन सारे विवाद को सुलझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि क्यों न एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए जो सारे तरह के विवादों का क्या करेगा, निपटारा करेगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सन 1774 में कोलकाता में अर्थात कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो जाहिर सी बात है कि इसके मुख्य न्यायाधीश भी होंगे और इसके अन्य न्यायाधीश भी होंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो इसका जो मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस जो बनाया गया वो एलिजा इम्पे को बनाया गया, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जैसे कि फर्स्ट थे चैम्बर्स, दूसरे थे लिमेस्टर और तीसरे हाइड थे। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो चीफ जस्टिस बनाया गया वो एलिजा इम्पे को बनाया गया। उसके बाद 3 अन्य सदस्य कौन थे, तो चैम्बर्स थे, उसके बाद लिमेस्टर थे और उसके बाद हाइड थे। ये 3 लोगों को वो हायर किया गया। ठीक है, 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। ये बातें हो गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ये किस तरह का न्यायालय था। तो जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो ये जो न्यायालय का गठन हुआ था तो ये एक क्या था, ये एक अभिलेख न्यायालय था। ठीक है, ये एक अभिलेख न्यायालय था। अब यहां पे हम सोचेंगे कि आखिर अभिलेख न्यायालय क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई केस न्यायालय के समक्ष जा रही है, ठीक है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में आपने किसी मैटर को लेके केस किया, ठीक है, उस केस की सुनवाई हो गई, डिसीजन आ गया। अगर भविष्य में कभी उस तरह की कोई केस आती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो पहले वाली केस थी उसमें जो निर्णय दिया था उसी निर्णय को आधार मान के उस केस में भी क्या करेगा, सुनवाई करेगा। अर्थात क्या कर रहे हैं हम इसमें, क्या कर रहे हैं हम इसमें, हम यही कर रहे हैं कि जो पहले वाला निर्णय था उसको हम अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखे हुए थे, और जो दूसरी केस उस टाइप की आ रही है तो उसी पे हम इसको क्या कर दे रहे हैं, अप्लाई कर दे रहे हैं, लागू कर दे रहे हैं। तो अगर इस तरह का किसी न्यायालय में कोई चीज देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं कि ये न्यायालय किस टाइप का है, तो अभिलेख न्यायालय टाइप का। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद बात आती है कि आखिर कंपनी में जो भ्रष्टाचार हुआ था, मेनली तो ये एक्ट उसी के लिए लाया गया था कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना है। तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो अब उस चीज को हम देखेंगे यहां पे। ठीक है, देखिए इसमें पहले क्या हुआ, हम बताए थे कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, निदेशक मंडल जिसको बोला जाता है, निदेशक मंडल। इसमें हम बताए थे कि गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। ये सारे मिलके COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे ये सब मिलकर कंपनी के कार्यों को क्या करते थे, नियंत्रित करते थे। तो अब इसमें क्या किया गया, जैसे कि चार्टर एक्ट सन 1600 में हम बता चुके हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य या मेंबर वही लोग बन सकते थे जो कि 500 पाउंड के क्या हो, कंपनी में शेयर धारक हो, कम से कम 500 पाउंड के क्या हो, कंपनी में शेयर धारक हो। इस एक्ट में क्या किया गया कि जो 500 पाउंड की राशि थी ना उसको बढ़ा के 1000 पाउंड कर दिया गया। अर्थात कंपनी जो COD होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा, अर्थात निदेशक मंडल या गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद होगी उसमें वही सदस्य बन सकेंगे जो कम से कम 1000 पाउंड के क्या होंगे, शेयर धारक होंगे कंपनी में। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा नियम यह बनाया गया कि 1/4 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष सेवा मुक्त किया जाने लगा। मतलब क्या है, मतलब यह है
कि 1/4 सदस्यों को हर साल क्या किया जाएगा, इसमें से रिटायर किया जाएगा। अर्थात यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्यकाल है वो कितना हो गया, 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। देखिए यहां पे अगर 1/4 सदस्य हो रहे हैं तो 6 पार्ट में 24 को बांटेंगे हम ऐसे। तो अगर इन 6 को हटा के 6 को ले रहे हैं तो फिर इन 6 को हटाएंगे, इन 6 को हटाएंगे, इन 6 को हटाएंगे, तब इसको हटाने की दोबारा बारी आएगी। अर्थात एक सदस्य का कार्यकाल कितने साल का हो गया, 4 वर्ष का हो गया। यहां पे क्या किया गया, कार्यकाल को बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो 4 वर्ष का कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि कोई भी अगर कोई सदस्य आ रहा है और कंपनी में कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहा है और पता चलेगा जब उसने कार्य करना स्टार्ट किया तब तक उसका कार्यकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए कार्यकाल बढ़ा के 1 वर्ष से कितना वर्ष कर दिया गया, तो 4 वर्ष कर दिया गया। अब एक ऊपर हम टॉपिक बताए थे, क्या बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। तो अर्थात न्यायालय का भी यहीं से उदय हुआ। तो यहां पे एक चीज और हम ऐड कर लेंगे कि न्यायपालिका का जो उदय हुआ वो इसी एक्ट के तहत हुआ। न्यायपालिका का उदय वो इसी एक्ट के तहत हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम इस पे बात कर रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि जो शेयरधारक की जो राशि थी वो 1000 पाउंड कर दिया गया। फिर 1/4 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष सेवा मुक्त किया जाने लगा। उसके बाद कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। एक इसमें अंतिम नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक प्रावधान और किया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस के ना तो कोई व्यापार करेगा, निजी व्यापार अपना, या भारतीय लोगों से उपहार लेगा, या कोई रिश्वत लेगा। इन सारी चीजों पे क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। अर्थात कोई भी कंपनी का कर्मचारी बिना लाइसेंस, निजी व्यापार मतलब अपना खुद का व्यापार, उसके बाद भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत, ये सारी चीजें नहीं लेगा कोई भी कंपनी का कर्मचारी हो। तो ये सारी चीजें कंपनी को नियंत्रित करने के लिए की गई। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, उसको हमने यहां पे मेंशन कर दिया। अब एक चीज इससे निकल के ये आती है कि ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि कोई चीज लिखित रूप में मिली हुई थी और उस आधार पर शासन किया जा रहा था। मतलब भारत में शासन का यह प्रथम लिखित प्रयास था या प्रथम लिखित दस्तावेज था। कौन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्योंकि कैसे शासन किया जाएगा उन सारी चीजों को इसमें मेंशन किया गया था कि ये चीजें ऐसे होंगी, ये चीजें ऐसे होंगी। तो कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शासन करने का प्रथम लिखित दस्तावेज कौन सा एक्ट को माना जाता है, तो सीधा सा जवाब हम देंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे प्रावधान जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में थे हमने आपको बता दिए। तो हम आज कौन कौन सा एक्ट पढ़े हैं, हम यहाँ पे आज चार्टर एक्ट सन 1600 पढ़े हैं। चार्टर एक्ट सन 1600 में हमने पढ़ा कि 1599 में कंपनी का गठन हुआ। 31 दिसंबर सन 1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए एक अधिकार प्रदान किया व्यापार करने के लिए। उसके बाद कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल की स्थापना की गई, जिसमें गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। उसके बाद जो कंपनी में व्यापारिक भागीदार थे, स्टार्टिंग में वो 217 लोग थे। कंपनी की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 30,133 पाउंड थी और कंपनी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बन सकते थे, बनने की जो क्राइटेरिया उसमें दिया गया कि कम से कम 500 पाउंड के शेयर धारक को कंपनी में होने चाहिए। उसके बाद हमने चार्टर एक्ट 1726 में बात की और 1726 वाले चार्टर एक्ट में हमने बताया कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल यानी गवर्नर और उनकी परिषद को क्या किया गया, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। उसके बाद हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को बताया कि आखिर इसको लाने का कारण क्या था। उसमें हमने बताया 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जो कंपनी जीत गई। उसके बाद हमने बताया कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, वो
भी कंपनी जीत गई। उसके बाद 1700 बक्सर का जो युद्ध समाप्त हुआ वो इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में उसके तहत समाप्त हुआ, और उस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी थी अर्थात राजस्व अधिकार था वो कंपनी को मिल गया। और यहां से क्या हुआ, कंपनी राजस्व अधिकार देखती थी और नवाब जो था वो प्रशासनिक अधिकार देखता था। इस प्रकार से यहाँ पे दो तरीके से शासन होने लगा, यानी कि शासन दो रूपों में बट गया। अर्थात 1765 से क्या हुआ, द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और उसकी शुरुआत हमने बताया कि क्लाइव द्वारा की गई थी। और ये 1765 से कब तक चला था, तो ये 1765 से 1772 तक चला था। और इसी द्वैध शासन के काल को एक इतिहासकार हैं इल्बर्ट करके, उन्होंने इस काल को जो 1765 से 72 का जो काल था इसी को युग प्रवर्तक काल कहा। इसी को क्या बोला, इल्बर्ट ने क्या बोला, युग प्रवर्तक काल बोला। ये क्वेश्चन कई बार भी एग्जाम में पूछा है कि 1765 से 1772 तक के द्वैध शासन का जो पीरियड था उसको युग प्रवर्तक काल की संज्ञा किसने दी है, तो उसका सीधा जवाब होगा इल्बर्ट ने दी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हम बताए कि वो कंपनी में भ्रष्टाचार होने लगा, नार्थ ने गुप्त समिति की सिफारिश भी, ये सारी चीजें हमने आपको बताया। उसके बाद बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। उसके बाद हमने बताया गवर्नर जनरल की परिषद क्या थी, केंद्रीकरण की शुरुआत क्या थी, गवर्नर जनरल की परिषद में कौन कौन सदस्य थे। उसके बाद हमने बताया कि जो भी निर्णय होता था वो बहुमत के आधार पर होता था। फिर गवर्नर जनरल तभी वोट करेगा जब वोट बराबर हो जाएंगे, गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था। फिर उसके बाद हमने बताया आप लोगों की सन 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट, सन 1773 के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। उसके बाद इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे, और ये एक अभिलेख न्यायालय था। उसके बाद हमने बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में जो भी मेंबर थे उनकी राशि 500 पाउंड से बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दी गई। उसके बाद 1/4 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष सेवा मुक्त किया जाने लगा। उसके बाद हमने बताया कि कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद हमने अगला बताया कि बिना लाइसेंस के किसी भी कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करना, भारतीयों से उपहार लेना और रिश्वत लेने पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। और लास्ट में हमने आपको बताया कि यह प्रथम लिखित दस्तावेज था भारत में शासन करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने 3 एक्ट के तहत पढ़ी, चार्टर एक्ट सन 1600, चार्टर एक्ट सन 1726 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके आगे कल के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और उसके बाद पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।